रेडी? हाँ साहब नमस्कार। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद विशिष्ट अभिक्रिया वेग की विमाएं बताई थी, फिर शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं, देखो, अणुसंख्यता। अणुसंख्यता, अणुसंख्यता क्या है साहब? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणुसंख्यता यानी अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। क्या कहा? क्रियाकारक अणुओं की संख्या। चेक करें जरा, H2 + I2 2 HI, इसकी अणुसंख्यता कितनी है साहब? गिनो, 1 और 1 यानी 1 + 1 = 2। तो अणुसंख्यता बराबर 2। क्रियाकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं साहब? अणुसंख्यता कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लो, N2 + 3H2, अमोनिया बनेगी। तो क्रियाकारक अणुओं की संख्या कितनी है? 1 + 3, 1 + 3 = 4। तो अणुसंख्यता बराबर क्या हो जाएगी? 4। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। परिभाषा ये हो गई, और इसके 2 उदाहरण मैंने आपको। अब आता है बात अभिक्रिया की कोटि। देखें जरा, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि यानी किसी रासायनिक, परिभाषा देखो साहब क्या है अभिक्रिया की कोटि की? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अथवा रासायनिक अभिक्रिया का वेग जिन क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहा साहब हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन क्रियाकारक अणुओं की संख्या में सांद्रता में परिवर्तन होता है, अथवा रासायनिक अभिक्रिया का वेग जिस क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन पेपर में कौन सी परिभाषा दोगे? उसके लिए अलग, देखो मैं लिख रहा हूं, वेग प्रोपोर्शनल क्रियाकारकों की सांद्रता। तो इसको हम लिखेंगे dx/dt, प्रोपोर्शनल A B। यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है? आपको जो पेपर में परिभाषा दे के आनी है वो ये लिख के आनी है, इसमें आपका पूरा अंक मिलेगा। देखो क्या, किसी अवकल वेग समीकरण में, देखो डिफरेंशियल है dx/dt, किसी अवकल वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? किसी अवकल वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग के बराबर होती है। A की घात कितनी है? स्मॉल a। B की कितनी है? तो कोटि क्या हो जाएगी बंधु? कोटि बराबर A + B। कोटि बराबर क्या हो जाएगी? A+। अब जैसे एग्जाम्पल दे दे, तुमसे पूछे साहब इसकी कोटि बताओ, dx/dt प्रोपोर्शनल A की घात 3/2, B की घात 1/2, इसकी कोटि बताइए। तो ये अभिक्रिया कितने कोटि की है? चेक करें, कोटि बराबर घातों का योग कर दो, 3/2 + 1/2
लघुत्तम ले दो 4/2 बराबर 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और देख ले उदाहरण, dx/dt प्रोपोर्शनल a की घात 2 b की घात 1, तो अवक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी साहब? कोटि बराबर 2 + 1। तो इस तरह से अवक्रिया की कोटि, ये प्रायोगिक मान है, जो कई विधियां हैं इसकी प्रायोगिक रूप से निर्धारित करने की। रासायनिक अवक्रिया का की जो कोटि हम निकालते हैं वो प्रायोगिक रूप से निकालते हैं। किस अवक्रिया? और अवक्रिया का वेग जो है मंद पद पर निर्भर करता है, तो इसमें प्रायोगिक तौर पर इसका मान निर्धारित किया जाता है, जिसके निकालने की कई विधियां हैं। तो ये हो गई आपकी अवक्रिया की कोटि, यानी रासायनिक अवक्रिया का वेग जिन क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है अथवा जिन क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है? अवक्रिया की कोटि। और पेपर में कौन सी परिभाषा लिखेंगे वो मैंने आपको बता दी। अब देखें साहब, छद्म एकाणुक अवक्रियाएं। अगली परिभाषा छद्म एकाणुक अवक्रियाएं। अवक्रिया या आभासी अवक्रिया, अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अवक्रिया या आभासी अवक्रिया। परिभाषा एग्जाम में आती रहती है। ये कैसे आप बताएंगे साहब? ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनकी कोटि और अणुसंख्यता अलग अलग होती है, क्या कहलाती हैं? छद्म एकाणुक अवक्रिया कहलाती हैं या आभासी अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप देखते हो एस्टर का जल अपघटन कराएं, CH3COO-C2H5, क्या हो गया साहब? एस्टर। एस्टर का जल अपघटन कराएं, HOH, आप लिखेंगे एसिड और एल्कोहल। तो इसमें आप देख रहे हैं अणुसंख्यता कितनी है। इसमें अणुसंख्यता देखो 1 और 1, यानी 1 + 1 = 2, तो अणुसंख्यता कितनी हो गई साहब? 2। अब इसकी कोटि जब प्रायोगिक रूप से इसका निर्धारण किया गया, तो रासायनिक जो अवक्रिया का वेग है वो एस्टर, केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी अणुसंख्यता 2 और कोटि कितनी हो गई? 1। तो जिनकी अणुसंख्यता और कोटि अलग अलग होती हैं, ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं छद्म एकाणुक अवक्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एस्टर का जल अपघटन। एस्टर के जल अपघटन में अणुसंख्यता तो 2 है लेकिन कोटि 1 है। इसी प्रकार सुक्रोज का जल अपघटन कर दो, उसमें भी अणुसंख्यता तो कितनी है? 2 है और अवक्रिया की कोटि कितनी है? 1। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? छद्म एकाणुक अवक्रिया कहते हैं। अब देखिए साहब, आर्टिकल इसका जो 2 अंक में आते हैं, शून्य कोटि की अवक्रिया। क्या है आर्टिकल साहब? शून्य कोटि की अवक्रिया। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल की गणना शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल की गणना करना या वेग नियतांक की गणना। तो शून्य कोटि की अवक्रिया किसे कहते हैं साहब? जिनमें रासायनिक अवक्रिया का वेग, यानी ऐसी अवक्रियाएं जिनमें रासायनिक अवक्रिया का वेग
क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता या क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के सीधे समानुपाती होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। क्या है शून्य? परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि शून्य कोटि की अवक्रिया की परिभाषा दीजिए। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें रासायनिक अवक्रिया का वेग क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के सीधे समानुपाती होता है, ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे साहब? वेग स्थिरांक की गणना करते हैं और अर्ध आयु काल की गणना करते हैं। तो देखो वेग स्थिरांक की माना कोई अवक्रिया निम्न है। निम्न है ए से उत्पाद, कोई अवक्रिया निम्न है ए से उत्पाद। तो देखो साहब, अब आप अपना नियम लगाओ, dx अपॉन dt अवक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता, सांद्रता क्या? ए की सांद्रता के शून्य घात के, घात क्या लिख दो? 0, शून्य घात के सीधे समानुपाती होता है। अब प्रोपोर्शनल हटा दो, हटाओ साहब, चेक करें जरा कैसे? dx अपॉन dt बराबर k0, शून्य ना, तो स्थिरांक में क्या लगा देंगे? 0 और a की घात 0। अब आप जानते हैं किसी भी क्रियाकारक किसी की भी घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो देखें जरा, dx अपॉन dt बराबर k0, इसका मान 1 हो गया। अब वज्रगुणा कर दो, dx बराबर k0 dt, इस पर अंडर रूट कर ये गोला सा कर दो। क्या करेंगे? यही अवकल वेग समीकरण है। तो आपसे अगर पूछे शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण निकालो, आप यहां तक कर दीजिए इसको, आप 1 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। कभी आपसे परिभाषा पूछ लेगा, कभी आपसे यहां तक ही निकलवाता है केवल कि शून्य कोटि अवक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण निकाल। अब इसका समाकलन करने पर समाकलन करिए साहब। कैसे करोगे समाकलन? देखो मैंने ये निकाला, निकाल दो dx, दोनों तरफ समाकलन का निशान लगा दो, k0 स्थिरांक dt। देखो समाकलन डिफरेंशियल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा? x बराबर k0 और t प्लस सम कांस्टेंट c। अब इस c का मान निकाल लो। c का मान क्या होगा? प्रारंभ में t बराबर 0, x बराबर 0, तो c बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। रख के देख लो, इसमें x बराबर 0 ये रखा, t बराबर 0, शुरू में कोई क्रिया हुई नहीं तो वियोजन कहां से होगा? इसलिए t बराबर 0 पर क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके। c बराबर 0, तो क्या आ गया? x बराबर k0 t। अब इससे वेग स्थिरांक निकाल दो आप। क्या है? ये रहा, k0 बराबर x अपॉन t। ये आपका समीकरण सिद्ध होकर के आ गया। तो पहले क्या करेंगे साहब? माना कोई अवक्रिया निम्न है, मान ली हमने ए से उत्पाद। अब आप अपनी परिभाषा लगा दो, शून्य घात के सीधे समानुपाती। तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समान। अब इसमें प्रोपोर्शनल को मिटा दो, स्थिरांक लगा दीजिए। स्थिरांक आपका k0 ले लिया हमने, और आप जानते हैं किसी की भी घात शून्य हो उसका मान 1 होता है, तो यहां तक हमने निकाल दिया। यही अवकल वेग समीकरण। अब वज्रगुणा कर दिया, वज्रगुणा करके समाकलित समीकरण निकालते हैं इसका।
वो क्या होगा, समाकलन करने पर दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करा तो ये आया। अब इस सम कांस्टेंट सी का मान निकालो। कैसे निकालोगे, प्रारंभ में t बराबर 0, अब क्रिया शुरू नहीं हुई तो x बराबर भी 0, वियोजन भी 0 हो गया, तो c बराबर दोनों मान रखेंगे, c बराबर भी 0। ये आ गया था, जो कि सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। अब इसको ग्राफ को आप खींचोगे x और t में, x से t, तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमारा वेग स्थिरांक आ गया। अब अर्धायुकाल निकालें। अर्धायुकाल चेक करें साहब, या उतार ले तुम, मैं या मिटा रहा हूं। अर्धायुकाल देखो साहब, देखो साहब, शून्य कोटि अवक्रिया के लिए अर्धायुकाल, अर्धायुकाल कितना साहब, देखो अर्ध आयुकाल यानी वह समय जिसमें क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। अर्धायुकाल क्या है, वह समय जिसमें क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता आधी रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहला। तो अपन ने क्या निकाला था, k0 बराबर x बटे t था शायद, ये लिख रहा मैंने इसलिए लिखा हुआ छोड़ दिया अपने लिए। अब समय देखो साहब, क्रियाकारकों की सांद्रता x बराबर आप लिख दीजिए a/2, जो हमने ये माना ना a से उत्पाद, तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता हम a दिखा देंगे 0 प्रारंभ में, और t समय बाद a माइनस एक्स और x t समय बाद। ये हम शुरू में ही लिख सकते हैं इस बात को। प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता a, तो जब कोई क्रिया न हुई तो उत्पाद कुछ नहीं बनेगा। t समय बाद x अणु वियोजित हो गए ये। तो अब देखो साहब, x बराबर तो क्या लिख देंगे a/2, और t बराबर लिखेंगे हम t½ दोनों मान रख दो इसमें, तो k0 बराबर a/2 t½ तो t½ का मान निकाल दो, t½ बराबर a/2 k0। तो t½ आपको हम 0.50 और लिख लियो, कभी कभी ऐसे डिफरेंस करके ले दे दे तो तुम सोचो जाने कहा लिख दियो, पढ़ाया अपना साहब ने। t½ का मतलब t 0.50 लिख सकते हैं, और यहां क्या हो जाएगा a/2 k0। कितनी बढ़िया बात आ गई, देखो ये स्थिरांक ये स्थिरांक, तो t½ यहां लिखेंगे इज प्रोपोर्शनल a। एक रिजल्ट निकल गया जो कि अक्सर प्रश्न बना के पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अवक्रिया में अवक्रिया का वेग तो क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उसका अर्धायुकाल क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। तो ये प्रश्न बना करके यहां नीचे लिख देंगे इसका अर्थ, अर्थात उस अर्धायुकाल क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है शून्य कोटि की अवक्रिया। अब इसके रिजल्ट क्या निकले, रिजल्ट देखो। पहला क्या आपने इससे निष्कर्ष निकाले, पहला निष्कर्ष शून्य कोटि अवक्रिया का विमा या मात्रक क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। दूसरा रिजल्ट क्या निकाला आपने, अर्धायुकाल का मान और क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। और देखो साहब, आपसे इतना पूछे, दूसरी बात ये पूछ सकता है ऐसे उदाहरण बताइए, तो आप ऐसे उदाहरण में इसको लिख सकते हो H2 + Cl2 और 2 HCl। ये उदाहरण शून्य कोटि अवक्रिया का है। pH3 का विघटन वो भी शून्य कोटि का है, अमोनिया का विघटन वो भी शून्य कोटि का है। धन्यवाद, नमस्कार।